हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, इतिहास के 6 नंबर के प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। और अगर नया सिलेबस चेंज होता है अगर पैटर्न, तो 5 नंबर के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, शेर शाह के शासन प्रबंध पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है 5 या 6 नंबर में, तो आपको क्या करना है, 2 या 3 लाइनों का इंट्रो देना है, बीच में वही पूरा लिखना है जो आपसे पूछा गया है, और लास्ट में कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन के लिए भी एक बात है कि अगर निष्कर्ष तब लिखना है आपको जब भी क्वेश्चन में उसकी डिमांड हो कि हाँ लिखना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि किसी के प्रकार लिखो, किसी की विशेषताएं लिखो, तो उनमें आपका कंक्लूजन नहीं लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो जिसमें आपको मांगा है कि क्वेश्चन का पैटर्न उस हिसाब से हो, जैसे कि शासन प्रबंध समझाओ, तो जिसमें किसी के बारे में बता रहे हो तो, और हम विषय वस्तु में भी किसी के बारे में बता रहे हो, तो जो हमने लिखा है उसका निष्कर्ष लास्ट में क्या निकल रहा है वो हमको लिखना है। तो 6 नंबर का आंसर हम इसी प्रकार फ्रेम करेंगे। एक पहले इंट्रो लिखेंगे, फिर इस प्रकार से उसकी विषय वस्तु लिख देंगे, लास्ट में हम उसका निष्कर्ष लिख देंगे। ऐसे ही पूरे क्वेश्चन आपको लिखना है। ये जो तीनों चारों क्वेश्चन जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ, यही ऐसे ही आपको करना है। और ये मेरे मध्यकालीन इतिहास के नोट्स है। ये वाला जो क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास के नोट्स का है। मध्यकालीन इतिहास के नोट्स की प्राइस जो है वो 300 रुपये है। इसी प्रकार प्राचीन इतिहास की नोट्स की प्राइस 300 रुपये है, और आपका आधुनिक की प्राइस 300 रुपये। ये सॉफ्ट कॉपी का चार्ज है। अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तीनों, तो तीनों हार्ड कॉपी प्राचीन, आधुनिक, मध्य आपको 1500 रुपये में रहेगा। और ये आपका डिस्काउंट वाला ही चार्ज है 1500 रुपये, जो 15 अगस्त तक रहेगा। तो 15 अगस्त तक आप इतिहास पूरा 1500 रुपये में हार्ड कॉपी और 900 रुपये में सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। तो शेर शाह के शासन प्रबंध पर टिप्पणी लिखो। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सूर्यवंश के महान शासक शेर शाह सूरी का नाम उल्लेखनीय है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं इसकी देखते हैं हम इनके बारे में। नंबर 1, वह एक कुशल शासन प्रबंधक था। अपनी शासन व्यवस्था पर न्याय और सहिष्णुता के आधार, उसने अपनी जो शासन व्यवस्था है वो न्याय के आधार पर निश्चित की, और सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों को समान आदर देना। वह निरंकुश शासक नहीं था, उसमें वहाँ का जो शासन था वो निरंकुश शासन नहीं था। राजा अपनी नहीं चलाता था, ज़्यादा सबकी सुनता था। प्रजा की भलाई करना राजा अपना कर्तव्य समझता था। जो शेर शाह है वो प्रजा की जो भलाई करना अपना कर्तव्य समझता था, मतलब वो प्रजा की भलाई करता था। सभी के लिए उसने समान न्याय संहिता या समान न्याय व्यवस्था अपनाई। साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया। शेर शाह ने क्या किया, उसका जो साम्राज्य था उसने प्रांतों में अलग अलग विभाजित कर दिया। प्रांतों को उसने अनेक सरकारों में बांट दिया। साम्राज्य को उसने क्या किया, प्रांतों में बांट दिया। प्रांतों को उसने क्या किया, अनेक सरकारों में बांट दिया। सरकार को उसने परगनों में बांट दिया, और सरकार को उसने क्या किया, परगनों में बांट दिया। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा, प्रांतों को सरकारों में बांटा, और सरकार को परगनों में बांट दिया। सुदृढ़ सेना का गठन किया, मतलब एक मजबूत सेना का गठन किया। उसकी जो राजस्व व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा न्यायपूर्ण थी, मतलब राजस्व व्यवस्था न्यायपूर्ण थी, मतलब वहाँ पे न्याय मिलता था। भूमि का नाप करवाकर उसने लगान निश्चित किया। प्रजा के कल्याण के लिए उसने अनेक सार्वजनिक निर्माण कराए, जैसे कि भोजनालय, सड़कें और सराय। कुल मिला के वो प्रजा की भलाई के लिए काम करता था, और प्रजा का जो बहुत अच्छा राजा हुआ करता था, और उसका शासन निरंकुश नहीं होता था। सभी धर्मों को उसमें समान आदर मिलता था। कुशल शासन प्रबंध था, सभी के लिए समान न्याय देता था। प्रांतों को उसने अलग अलग सरकारों में बांटा, और ये सभी यहाँ बांटे हम, फिर सरकार को फिर प्रगणों में बांट दिया। उसने अच्छी मजबूत सेना का गठन भी किया। राजस्व व्यवस्था भी उसकी न्यायपूर्ण थी। इस प्रकार भूमि का नाप करवाया, ये उसी के शासन की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से हमने शेर शाह के शासन प्रबंध पे 6 नंबर में लिख दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या है, और 18 का 57 का स्वतंत्रता संग्राम क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये भी आपका 6 नंबर या 5 नंबर में आएगा। तो इसकी प्रकृति बताने के लिए हमें जो अलग अलग इतिहासकारों ने इनके बारे में जो अलग अलग बातें कही हैं इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, वो हमें मेंशन करना ज़रूरी है,
तभी हम इसकी प्रकृति बता पाएंगे। ये मेरे आधुनिक इतिहास के नोट्स की फ़ाइल है। आधुनिक इतिहास के नोट्स की फ़ाइल भी 300 रुपये की सॉफ्ट कॉपी है, और इसका जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी आपका 450 का रहेगा, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। और कुरियर सहित जो तीनों रहेंगी इतिहास की तीनों कॉपीज़ 1500 रुपये में आपको पहुँच जाएंगी आपके घर पर। तो 1857 के विद्रोह की जो प्रकृति बताइए, क्या है स्वतंत्रता संग्राम था। तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। क्या हैं? जैसे कि भारतीय सेना का विद्रोह। भारतीय सेना का सर जॉन सीले ने इसको कहा 1857 को कि ये भारतीय सेना का विद्रोह था। एलियार रीज ने इसको कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था, मतलब जो धर्म के अंधे हैं उनका ईसाइयों के विरुद्ध था। फिर था डिज़रायली ने इन्हें राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डिज़रायली ने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह का। और सबीर सावरकर ने इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब आपको बोले कि क्या ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी कृषक जनजातियों के विद्रोह की श्रृंखला दिखाई देती थी। क्योंकि जो ये स्वतंत्रता संग्राम होता था, इसके पहले भी कई संग्राम हुए हैं, छोटे छोटे कृषक विद्रोह जो बोलते हैं। लेकिन इन अर्थों में, परंतु कुछ अर्थों में ये प्रथम है कि यह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में फैला। वो जो पहले जो कृषक विद्रोह होते थे वो किसी स्थानीय स्तर पर होते थे, लेकिन ये विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला। और यह स्वतंत्रता के राष्ट्रीय, इसमें क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता के जो राष्ट्रीय तत्व थे उसका अभाव देखा गया। स्वतंत्रता अभाव मतलब एक जो हमारा देश को आज़ादी मिली, एक राष्ट्रीयता की भावना थी, वो वहाँ पर नहीं थी। सब लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, कुछ अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा लड़ाई हो रही थी वहाँ पर। तो ये एक इसमें राष्ट्रीय तत्वों का अभाव देखा गया। अब अभाव किस किस का था ये देखते हैं। अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में नहीं फैला था, इसका सीमित विस्तार हुआ था। एक उद्देश्य नहीं था। सबको मुसलमान अपने धर्म के लिए, हिंदू अपने धर्म के लिए, सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। राष्ट्र निर्माण का इसमें राष्ट्र के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं था। सभी प्रकार के वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। मजदूर, किसान, ये बड़े बड़े लोगों ने इनमें सपोर्ट नहीं किया। तो इसके हम निष्कर्ष में हम क्या लिखें? इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को धक्का दिया और पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या थी, क्या है स्वतंत्रता संघ, इसके बारे में हमने ये पूरा लिख दिया है। ये हमारा 6 नंबर या 5 नंबर में ऐसा आएगा। तो आपको इसी प्रकार से एक पेज में आंसर को कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन। उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, और इसकी सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं। देखो उत्तर वैदिक काल में जो था वो वैदिक काल से बहुत ज़्यादा उसमें जो थी धार्मिक जो सामाजिकताएँ और जो कुंठाएँ हैं और जो वर्णों के आधार पर निर्धारित करने वाले स्त्रियों की दशा बेकार थी। मतलब उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी कर्मकांड जो व्यवस्था है वो आरंभ हो गई थी। तो वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो सामाजिक स्थिति आती है अगर उत्तर वैदिक काल में, तो आपको क्या करना है? ये जो 4 वर्ण थे, मेनली मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये जो 4 वर्ण थे इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो मान्यता थी कि विष्णु के विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए। जो 4 वर्ण है ये विष्णु के विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए। ब्राह्मणों का कार्य पूजा विधान व कर्म कांड था। ब्राह्मणों का जो काम था वो क्या था? पूजा विधान और कर्म कांड था। क्षत्रियों का कार्य राष्ट्र की रक्षा करना था। क्षत्रियों का काम क्या था? राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार तथा शूद्र का कार्य सेवा करना था। जो वैश्य मतलब होता था व्यापारी, वो व्यापार करता था। शूद्रों का कार्य सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में समाज प्रत्यक्ष रूप से 4 वर्गों में, वर्षों ने 4 वर्गों में बट गया। वर्गों कर लीजिएगा। अब वर्ण जो है वो जन्म आधारित हो गए थे, जैसे कि सोनी का बेटा सोनी ही होगा। वैश्य व्यापार, व्यवसाय तथा कृषि कार्य करने लगे थे। शूद्र इनकी सेवा करते थे। शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। अनेक निम्न जातियाँ, निषाद, चंडाल, अम्बक उत्पन्न हो चुकी थी। पुत्री के जन्म पर दुख मनाया जाता था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ जो थीं वो समाज में उत्पन्न हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो ये इस प्रकार से आपको ये आंसर, आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। उत्तर वैदिक इन 4 वर्णों के बारे में आपको लिखना है।
स्त्रियों की दशा के बारे में लिखना है, पुत्र को अच्छा माना जाता था, पुत्री जन्म को बेकार माना जाता है। इस प्रकार से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे सॉल्व पेपर का दिया हुआ है। सॉल्व पेपर पिछले 5 साल के हैं। 1300 पेजेस रहेंगे इसमें, 8 फाइलें रहेंगी इसमें। ये विद कुरियर आपको 2000 रुपये का रहेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये ओनली सॉल्व पेपर का रहेगा। अगर आप पूरा नोट, ये इस प्रकार के आपको ग्रुप मिल जाएंगे मेरे, और ये आपको 23 ग्रुप, इन ग्रुप में आपको रिवीजन आंसर दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ चलाई जाएगी। इसके अलावा ये जो ग्रुप है, ये सॉफ्ट कॉपी का नोट्स है। सॉफ्ट कॉपी 5200 का है। अगर आप इसके वो लेना चाहते हैं, सॉल्व पेपर की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते तो ये 1100 रुपये की रहेगी सॉफ्ट कॉपी। इसमें अलग से वो आपको 2000 रुपये का रहेगा। और इसके अलावा ये पूरा होल पैकेज 8500 रुपये का है। अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो ये 8500 रुपये का रहेगा। इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री रहेंगी, ग्रुप फ्री रहेंगे। तो आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने भी नोट्स मैंने पढ़ाया है वो मेरे नोट्स से ही कवर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।